हेलो एवरीवन। जैसा कि आज अपने पास टॉपिक है दैट इज इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम मेनली होता क्या है, ये आपके पास डेल्जी नोट ऑक्साइड बनने का, डेल्जी नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होगा। ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपके पास चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मतलब इसकी मदद से हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है हमारे रिडक्शन के लिए वो पता कर सकते हैं। सेकंड बात, हमें टेम्परेचर के बारे में बताएगा कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस आपके पास है, उस टेम्परेचर के बारे में बताएगा। तो इलिंगम डायग्राम मेनली चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और टेम्परेचर के बारे में बताएगा जिसपे रिएक्शन आपके पास फिजिबल होंगी। देख यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे बात कर लेते हैं कि आपके पास इसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, आपको जितनी भी कर्व दिख रही है मेनली स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड उनका स्लोप है। मेनली जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड कर्व है उनका। तो हमें पता है, मैं लिखता हूँ आपके पास जितनी भी स्ट्रेट लाइन कर्व है और उनका जिनका अपवर्ड स्लोप है सभी का है, एक को छोड़ के, ठीक है भाई, C प्लस ऑटो वाले को छोड़ दे तो सबके पास आपके पास अपवर्ड कर्व है। और अपवर्ड स्लोप में आपको पता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल जी की वैल्यू देखो, अपवर्ड कर्व किसी को उठा लो, यहाँ पे आपके पास नीचे -1200 के करीब है, ऊपर जाते है -200, ऊपर 0 प्लस हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल जी नोट की वैल्यू आपके पास लेस होती जाएगी। कौन सी कर्व का, जिनका अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है भाई। सेकंड बात, आप किसी किसी में चेंज भी देंगे कर्व में। देखो जैसे जिंक की कर्व है यहाँ से आके और ये आपके पास बैंड होगी है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन किसी में कुछ जो बैंड होता है वो किस वजह से होता है, वो उसमें उसका फेज चेंज होने की वजह से होता है, या उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो तो जिसमें भी है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड चेंज है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, आपके पास वेपर होते हैं, तो ये आपके पास रहेंगे, ठीक है भाई। तो स्ट्रेट लाइन आपके पास जो अपवर्ड स्लोप है उसमें डेल जी घटेगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जो भी आपके पास कट पॉइंट है वो सारे फेज चेंज के आपके पास होंगे। जो कुछ नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड वगैरह, उनका जो आपके पास होता है वो पॉजिटिव होता है डेल जी नोट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, और ऊपर चली जाती है वो, ठीक है। इसमें जो वही दिखाई गई जो आपको जरूरी है, बाकी आपकी बुक में सारा एक्सटेंडेड में डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ से मैं सिंपल सी बात क्या है, इसका जो मेन फंडा है, एक लाइन वगैरह इसको आपको खत्म करना है, तो एक लाइन में खत्म करने का तरीका यही है, जिसकी कर्व नीचे है, जिसकी कर्व नीचे है वो ऊपर वाला रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। जिसकी कर्व नीचे है वो ऊपर वाला रिड्यूस कर सकता है, यानी कि मैं अगर केमिकल भाषा में बोलूं तो जिसका डेल जी नोट कम होगा, यानी कि माइनस में वैल्यू ज्यादा, जिसका डेल जी नोट की वैल्यू कम होगी दैट कैन रिड्यूस द वैल्यू विच हैव हायर डेल जी नोट, ठीक है भाई। तो लोअर वैल्यू करो जो होंगी रिड्यूस अपर वैल्यू करो, नीचे वाले करो जो है एलिमेंट करो जिनकी भी है वो ऊपर वालों को आराम से रिड्यूस कर सकता है। मतलब सिंपल से बात है, यहाँ पे एमजी सभी को रिड्यूस कर सकता है, तो एमजी हुआ सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अपने हिसाब से। तो अगर आप बुक में सारा एक्सटेंडेड देखेंगे तो एमजी आपके पास लिखा होगा, फिर आपके पास एल्यूमिनियम होगा, क्रोमियम होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है। तो एमजी कैन रिड्यूस दीज ऑल, ठीक है भाई। तो हमारे सिलेबस में मेनली जो 5 मेटल आती है, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, तो उनका हम एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे, तो इन ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ लिमिटेशन भी है, इस लाइन, ये लाइन जरूरी है भाई, जिनकी कर्व नीचे है लोअर वैल्यू कर्व कैन रिड्यूस अपर वैल्यू कर्व, ठीक है। जिनका डेल जी नोट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के बारे में पता है, ये हमें किस बारे में पता है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में। रिएक्शन फिजिबल कब होती है, जब डेल जी नोट नेगेटिव होगा। तो हायर डेल जी नोट दैट कैन रिड्यूस द वैल्यू विच हैव लोअर डेल जी नोट। इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन आपके पास क्या है, ये सिर्फ फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, ये आपको फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, रेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। सेकेंड बात है, हमने ये फॉर्मूला पता है, डेल जी नोट इज इक्वल टू -RT ln K, और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल जी नोट की वैल्यू तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करके निकाली है, मतलब रिएक्शन आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट को आपने इक्विलिब्रियम में मानना है, और इक्विलिब्रियम में हर चीज तो आपके पास ये तो अवेलेबल होगी, नॉट फॉर ऑल द रिएक्शन, तो सही बात होगी नहीं, कुछ रिएक्शन में हो जाती होगी, 10 में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता होगा, बाकी अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेट नहीं हुआ तो ये बात हम वहां से मानेंगे नहीं। तो ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर हमारी जो इनकी मेटल इनका एक्सट्रैक्शन में रिडक्शन पार्ट जो आपके पास है, इन्हीं में हम इनको कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एल्यूमिनियम का रिडक्शन पढ़ते हैं भाई।
तो पहला आपके पास जो एक्सट्रैक्शन रहेगा, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आपके पास रहेगा। एल्यूमिनियम के लिए आपके पास बहुत सारी और होंगी, लेकिन जो हम मेनली मान के चलते हैं वो आपके पास एल्यूमिना बॉक्साइट होती है आपके पास। तो मेनली हम इससे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो वो सब बातें हमें पता है। पहले इसको हम ग्राइंड करेंगे, फिर लिचिंग लगाएंगे। लिचिंग में हमने इसका बेयर प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है भाई। कैल्सिनेशन कर सकते हैं इसका बाद में ऑक्सीडेशन के लिए। अब रिडक्शन पार्ट बचता है, तो रिडक्शन पार्ट में क्या करते हैं, आप आयरन का बॉक्स लेते हैं जिसमें कार्बन की लाइनिंग होती है। कार्बन की लाइनिंग का, कार्बन का आपके पास इस पे लगा है, कार्बन की लाइनिंग का आयरन का ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है भाई। ग्रेफाइट का आप इसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और आपके पास जो होगा Al2O3 जिसको आपको रिड्यूस करना वो रखेंगे। प्लस में इंपॉर्टेंट चीज Na3Al F6 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। Na3Al F6 क्रायोलाइट बोलते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। प्लस में CaF2 डालते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है भाई। तो Al2O3 जो हमारी और जिसको रिड्यूस करना है Na3Al F6, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ये। और CaF2 इसके अंदर डालते हैं। तो जैसे आप इनकी रिएक्शन को आप करेंगे, यहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट को हम एनोड से कनेक्ट कर देंगे, इसको आप कैथोड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। जैसे इनका कनेक्शन करेंगे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ग्रेफाइट जो होगा दैट विल एक्ट एज एनोड, और ये आपका आयरन जो Fe वेजल साथ है दैट विल एक्ट एज कैथोड। यहाँ पे रिएक्शंस होंगी, और रिएक्शंस में आपके पास क्या चीज जरूरी है, मेनली चीज एक क्वेश्चन आता है कि क्रायोलाइट क्यों डालते हैं आप यहाँ पे। तो क्रायोलाइट डालने का अपने पास दो बेनिफिट है। एक तो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। क्रायोलाइट डालने के आपके पास जो फायदा होगा, पहला इट रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये दो इंपोर्टेंस होंगी। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूज ऑफ क्रायोलाइट, तो आप लिखेंगे इट रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना एंड इंक्रीज कंडक्टिविटी। और CF2 भी यही काम करता है, और CF2 इसके साथ क्या करता है, फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देता है। इसके साथ साथ ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देगा, और एल्यूमिनियम आराम से सेटल हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो होगा वो आराम से सेटल डाउन हो जाएगा। एल्यूमिनियम ही चाहिए अपने के यहाँ पे। तो कैथोड पे रिएक्शन होंगी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट विल कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम, हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को देखना है सर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ही क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे 3 कटायन है, Na है, Ca2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ते हैं जिसका EMF, ये जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। ये सबको पता है, इसका ज्यादा होता है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका नहीं होगा, ठीक है भाई। तो वो आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शन आपके पास जो होगी, आपके पास ऑक्सीजन है। सेकेंड रिएक्शन जो होगी आपके पास ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्योंकि F और O ही है तो आपके पास ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करेगा आपके पास O2 रिएक्शन करेंगे। कार्बन आपके पास है और आपके पास CO में चेंज हो जाएंगे विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें क्या चीज आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर हम सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रोड ना लेते, या अगर हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ना लेते एनोड के ऊपर, एनोड पे अगर हम ग्रेफाइट नहीं लेते तो आपके पास ये रहता, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन मिलता आपको। ऑक्सीजन मिलता तो एल्यूमिनियम है, फिर इसका Al2O3 बना लेता। तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड का यूज किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डू यूज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन दिस प्रोसेस, तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई हॉल एंड हराउट प्रोसेस। हॉल एंड हराउट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है, हॉल एंड हराउट प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करो, ठीक है भाई। हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। क्रायोलाइट का क्या यूज है, मेल्टिंग पॉइंट प्रोड्यूस करता है और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये इसके आपके पास बेनिफिट्स होंगे, ठीक है भाई। इनको कनेक्ट करना आपको, कैथोड एनोड से आपके पास ये रहेंगे आपके पास पॉजिटिव, और इसको आप नेगेटिव एनोड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये सब आपके पास इसकी रिएक्शंस होने वाली है। नेक्स्ट अपने पास रिफाइनिंग है।
सॉरी एक्सट्रैक्शन है जिंक का। ठीक है भाई, जिंक के एक्सट्रैक्शन में हम मेनली क्या पढ़ते हैं वो आगे देखते हैं। जिंक का एक्सट्रैक्शन मेनली हम जिंक को बनाते हैं ZnS, जिंक ब्लेंड और से इसको लेके आते हैं। सल्फाइड और है तो अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो भाई ग्राइंड पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। और सल्फाइड और के लिए कौन सा कंसंट्रेशन प्रोसेस लगाते हैं, फ्रोस्टोटेशन लगाएंगे। उसके बाद इसका सल्फाइड और रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग के बाद रिडक्शन करना है। अगर हम कर्व की तरफ ध्यान दें, अगर मिलिंगम डायग्राम की तरफ ध्यान दें तो जिंक का कर्व कुछ इस टाइप से था। ठीक है भाई, CO का कर्व कुछ इस टाइप से था, इस पॉइंट से होके निकल रहा था C+O2CO। ये आपके पास जिंक वाली कर्व थी और यहाँ पे आपके पास CO वाली कर्व रहेगी ऊपर। आपको एक बात बोली गई थी, क्योंकि देखो हमें ZnS को कन्वर्ट करना है ZnO में, इससे हम कन्वर्ट करके लेके आए हैं। अब इसको रिडक्शन करके जिंक बनाना है। ये तो हमने कैसे किया था, रोस्टिंग से। ठीक है भाई, अब करना है कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट बताएगा कौन, इलिंगम डायग्राम। और इलिंगम क्या करता है, जिसका डेल्जी नोट कम होगा वो ज्यादा वाले रिड्यूस करेगा। अब चलो भाई, इसका डेल्जी नोट देखो, इसमें आपके पास नीचे है, ये लगभग टेम्परेचर जो होता है 1180 केल्विन के आसपास होता है। तो 1180 केल्विन पे इसके ऊपर तो कार्बन जो होगा दैट विल रिड्यूस ZnO। तो ZnO जिंक के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन। इससे नीचे की बात करें, CO है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई, वो तो ऊपर उसका डेल्जी नोट तो। ठीक है ना, सिंपल सी फंडा है, जिसका डेल्जी नोट नेगेटिव में ज्यादा होगा या डेल्जी नोट कम होगा, सिंपल सी बात है, वो रिड्यूस करेगा ज्यादा वालों को। तो इसका नीचे की तरफ आपके पास तो ये रिड्यूस करेगा इस वाले कर्व को, वो तो ऊपर है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप सिर्फ इलिंगम डायग्राम देखेंगे, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है आपके पास। और ये जो आपके पास रिएक्शन दिख रही है, ZnO को कार्बन कोक की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है भाई, कार्बन कोक की फॉर्म लेते हैं लगभग आपके पास 7 केल्विन टेम्परेचर पे, 73 केल्विन टेम्परेचर पे आपके पास जिंक में कन्वर्ट होता है और आपके पास CO बाहर हो जाएगा। इस प्रोसेस को बेल्जियन प्रोसेस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बेल्जियन प्रोसेस। जो नेक्स्ट अपने पास एक्सट्रैक्शन रहेगा दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो मेनली हम यूज और करते हैं दैट इज Fe2O3। हेमेटाइट और का मेनली यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन में। और क्या होता है आपके पास, इस मेथड को बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेस मेथड को बोलेंगे ब्लास्ट फर्नेस मेथड। ब्लास्ट फर्नेस मेथड में होता क्या है, अपने पास एक फर्नेस होगा, यानी भट्ठी टाइप आपके पास होगा। इसमें आपके पास अलग अलग टेम्परेचर जोन बनेंगे, 523 केल्विन, 823 केल्विन, 1023 केल्विन, 1520 केल्विन और आपके पास 1820। ठीक है भाई, यहाँ से आपके पास जो होगा डाला जाएगा Fe2O3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन। ये आपके पास ऐसे ही इनके जो आपके पास ये होंगे, ये नीचे बड़े होते हैं। फिर आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे रिएक्शंस होंगी। जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अपने पास पहले C+O2 जो होगा, कार्बन जो हमने डाला है वो रिएक्शन करेगा O2 के साथ। यहाँ से हॉट एयर डाला जाएगा, हॉट एयर डाला जाएगा तो आपके पास O2 मिल जाएगा। आप सोचेंगे O2 कहाँ से आया, तो O2 यहाँ से आता है, तो C+O2CO बन जाएगा। सेकेंड आपके पास रिएक्शन होगी, CO जो होगा वो कार्बन साथ रिएक्शन करेगा। CO जो होगा CO2 बनेगा, CO2 जो होगा दैट विल रिएक्ट विद कार्बन, तो CO की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ से होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Fe2O3 जो है वो CO के साथ रिएक्शन करेगा, Fe मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से जो Fe बनेगा वो नीचे आता रहेगा आपके पास। ठीक है भाई, और आपके पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप बचता है, जो आपके पास CaO प्लस SiO2, ये आपके पास CaSiO3 बन के बाहर हो जाएगा। देखो भाई, पहला स्टेप C+O2, कार्बन जो आपने डाला था वो O2 साथ रिएक्शन करेगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 कार्बन साथ फिर रिएक्शन करेगा, CO आपके पास बन जाएगा। क्योंकि हायर टेम्परेचर पे ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा कब, हाई टेम्परेचर के ऊपर ब्लास्ट फर्नेस में ये काम करेगा। और Fe2O3 जो हमारी और थी वो CO के साथ रिएक्शन करेगी और Fe को रिड्यूस कर देगा, तो CO रिड्यूस कर देगा Fe में। आपके पास यहाँ पे CO3 लिया था हमने। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का यूज क्या है, तो लाइमस्टोन जो होगा टूट जाएगा भाई CO में। और हमारे पास जो होता है आयरन का जो होता है और होती है, इसके अंदर सिलिका एक इम्प्योरिटी होती है और सिलिका सभी को पता है एसिडिक इम्प्योरिटी है। एसिडिक इम्प्योरिटी के लिए हमें फ्लक्स चाहिए, कैसा, बेसिक। तो CO यहाँ पे फ्लक्स के रूप में काम करता है और CaSiO3
स्लैग बन के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास प्योर आयरन मिल जाएगा आपको, मतलब एक्सट्रैक्शन रिडक्शन आराम से चलेगा, इसमें SiO2 नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछे बड़े यूज ऑफ लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन में जो आपके पास CO होगा दैट विल एक्ट एज बेसिक फ्लक्स, जो SiO2 को स्लैग बना के बाहर कर देगा। तो ये आपके पास अलग अलग जोन बड़े होंगे, मतलब कमरे टाइप बड़े होंगे। ये जोन ऑफ कंबसन है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन आपके पास इस टाइप से, जहाँ से आपके पास जितनी भी गैसें होंगी वो आपके पास बाहर हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके पास स्लैग इकट्ठा हो जाएगा नीचे, ये आपके पास है स्लैग, और ये नीचे इसके आपके पास आयरन इकट्ठा हो जाएगा। सबसे नीचे आयरन, फिर स्लैग, और फिर आपके पास ये भट्टी बनी हुई है। तो यहाँ से आपके पास आयरन मिल जाएगा, ये स्लैग इस साइड से हम बाहर कर देंगे। ये स्लैग जो होता है ये वेट में हल्का होता है, लाइट वेट का होता है आयरन से, इसलिए इसके ऊपर फ्लोट करता है। तो स्लैग जो होगा इसके अंदर वो अच्छे से हल्का होता है, इसलिए इसके ऊपर फ्लोट करता है। तो ये आपके पास रिएक्शंस लिखने होंगे ब्लास्ट फर्नेस मेथड में। ये इसका डायग्राम थोड़ा प्रॉपरली आप देख सकते हैं किताब से। ये लाइमस्टोन आपके पास क्यों यूज करते हैं, आपके पास ये होगा। इसमें 2 क्वेश्चन और करता हूँ मैं। पहला आपके पास क्वेश्चन बनता है भाई, ये फ्लक्स जो हमने यूज किया वो क्या होता है। फ्लक्स जो होते हैं वो केमिकल एजेंट होते हैं। फ्लक्स आर द केमिकल एजेंट विच कंबाइन ओनली विद द इम्प्योरिटी। सिर्फ इम्प्योरिटी साथ जुड़ेंगे और स्लैग बन के बाहर हो जाएंगे। स्लैग क्या हुआ, फ्लक्स और इम्प्योरिटी से जो मिलकर बनेगा स्लैग होगा। तो प्योर डेफिनेशन यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। फ्लक्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। वो इम्प्योरिटी के हिसाब से लेते हैं। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक थी, इस वाले क्वेश्चन में SiO2 था, एसिडिक इम्प्योरिटी तो हमने बेसिक फ्लक्स डाल दिया। अगर कहीं पे बेसिक इम्प्योरिटी होगी तो SiO2 एसिडिक फ्लक्स डाल देंगे। तो एसिडिक फ्लक्स में SiO2 हो जाएगा, बेसिक में CO हो जाएगा, FeO हो जाएगा। ठीक है। तो स्लैग, अगर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास नेट में आया हुआ है कि फ्लक्स किस टाइप की इम्प्योरिटी का आउट करता है। ऑप्शन में थे एसिडिक, बेसिक, हर टाइप की इम्प्योरिटी को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके पास होता है फ्लक्स वो सिर्फ 2 टाइप की इम्प्योरिटी को आउट करता है, बेसिक और एसिडिक को, हर टाइप की को आउट नहीं करता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास रहेगा। अच्छा, यहाँ से जो हमें आयरन मिलता है, यहाँ से जो हमें आयरन मिला है उस आयरन को हम बोलते हैं पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है तो पिग आयरन बोलते हैं। इसके अंदर 4% कार्बन होता है। इसको क्या करो, कार्बन को Fe और कोक की प्रेजेंस में हीट कर दो, तो आपके पास जो आयरन बढ़ेगा उसको हम कास्ट आयरन बोलेंगे। उसके अंदर 3% कार्बन होगा। वैसे कार्बन की जो सबसे प्योर फॉर्म होती है दैट इज रोट आयरन, जिसके अंदर सिर्फ 0.2 से 0.5% के करीब कार्बन होता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम यूज करेंगे। अभी अपने पास बचता है कॉपर का एक्सट्रैक्शन। तो अभी कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखते हैं। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में मेनली जो हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं और वो CuFeS2 कर रहे हैं, कैल्कोपायराइट। बाकी जो सिंपल हो रहा है मेलाकाइट वगैरह, उन सबको हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इस और में दिक्कत आती है, इसके लिए क्या करते हो देखो एक बार। सल्फाइड और है, सल्फाइड और का पहले रोस्टिंग करेंगे, और जैसे आप रोस्टिंग करोगे तो Cu2O प्लस FeO में चला जाएगा। FeO ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये दिक्कत करता है, और वैसे भी हमारे लिए तो इम्प्योरिटी है, इसको हमें बाहर करना है। और कैसी इम्प्योरिटी है भाई, बेसिक इम्प्योरिटी। तो डालो SiO2, और जैसे आप SiO2 डालोगे तो FeSiO3 स्लैग बन के बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में सिलिका का क्या यूज है भाई। FeO जो एक बेसिक इम्प्योरिटी होती है, इसको सिलिका एसिडिक फ्लक्स बन गया ना, वो इसको स्लैग बना के बाहर कर दिया। तो इस सिलिका लाइन कन्वर्टर में SiO2 का ये यूज रहेगा। अब आपके पास क्या बचा है, Cu2O। इसको रिड्यूस कर दो कार्बन साथ नहीं करना तो Cu2S डाल दो इसके अंदर। कॉपर की जो पुरानी हो रहा है, क्योंकि इसको तोड़ा था ना आपने, Cu2S प्लस FeOS में टूट जाएगा ये दोनों तो मिक्सर है, और इस मिक्सर को क्या बोलते हैं, कॉपर मेटल। सल्फाइड और कॉपर एंड आयरन, जिसमें आयरन इम्प्योरिटी के रूप में काम करता है, उसको हम कॉपर मेटल बोलते हैं। इसमें वापस Cu2S डाल दो तो कॉपर बन जाएगा प्लस SiO2 बन जाएगा। Cu2O जो हमें यहाँ से मिल चुका है, क्योंकि FeO तो बाहर कर दिया आपने, तो Cu2O में Cu2S डाल दो, वापस कॉपर सल्फाइड डाल दो, आपके पास कॉपर अलग, SO2 गैस ले जाएगी। मतलब ये जो आपके पास कॉपर बढ़ेगा, इसके अंदर SO2 गैस है। अब गैस है तो बाहर आएगी, और गैस कहीं ना कहीं से बाहर होगी, तो यहाँ पे इस पर थोड़े से इसमें स्वेलिंग सा कर देगी, यानी कि छेद से कर देगी। इस टाइप के कॉपर को हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये कॉपर कौन सा होता है, ब्लिस्टर कॉपर, जिसके अंदर थोड़ी सी छेद से स्वेलिंग सा होता है। इसके अंदर इम्प्योरिटी मिलेंगी आयरन वगैरह की, जिंक वगैरह की, लेड वगैरह की। उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको हम रिफाइन कर देंगे। वैसे आपके पास जो कॉपर होता है लो ग्रेड कॉपर, लो ग्रेड के जो कॉपर होते हैं, लो ग्रेड जो कॉपर होता है
लो ग्रेड जो कॉपर होता है उसके हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। पहले इसकी रिएक्शन किसी एसिड के द्वारा कराएंगे, जो आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव बचेगा उसकी रिएक्शन आयरन के साथ करा दो, उसकी रिएक्शन आयरन के साथ करा दो या फिर H2 के साथ करा दो, आपको कॉपर मिल जाएगा। यहाँ पे आप जिंक भी ले सकते हो, पर जिंक थोड़ा सा ये Fe जो होता है चीप होता है, सस्ता हो सकता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम आयरन का यूज कर लेते हैं। तो लो ग्रेड कॉपर जो होंगे वो हाइड्रोमेटलर्जी द्वारा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोल सकते हो, हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले एसिड साथ रिएक्शन कराएंगे और जो आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा दैट विल बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ Fe एंड H2, कॉपर में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है भाई, ये कॉपर के एक्सट्रैक्ट